नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है फिजूल खर्ची। रोहित अपनी मम्मी सुनीता जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा अनन्या अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज वृंदा के यहाँ किटी पार्टी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत ही दिन हो गए घर से कहीं गए हुए, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे रोहित, तुम अभी घर पे ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज मुझे 5,000 रुपया दे दो। 5,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 6,000 रुपये लिए थे ना? रोहित ने हैरानी से अपनी पत्नी से पूछा। अरे यार, थोड़ा बहुत पैसे ही खर्च नहीं कर सकती क्या? हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या? लेकिन अनन्या, वैसे भी खर्चे बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्चा करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पे खर्च करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें, तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपये खर्च ना करो। कहते हुए नन्हे अपना बैग वहीं सोफे पे जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर रोहित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर सुनीता थी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी वो? उसके बस में तो कुछ था ही नहीं। जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। रोहित सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे? अगर अनन्या का ही साथ ना हो तो जरा जरा सी बात पे रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चे पे कभी रास भी नहीं आ रही थी। ऊपर से सुनीता जी की बीमारी ने कमर तोड़ कर रख दी। बेचारा रोहित कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। अनन्या कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति बसती हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। रोहित ने ही जाकर बाहर दरवाजा खोला। एक पल के लिए वो हैरान रह गया। सामने अनन्या की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि अनन्या ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पे ही पूछा, क्या बात है दामाजी? अनन्या फोन पे बहुत ही रो रही थी। ऐसी क्या बातें हो गई? इससे पहले रोहित कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मानना पड़ रहा है। कैसे ख्याल रखते हो आप उसका? रोहित ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। रोहित अपने सास और साले से बोले। जैसे ही वो लोग अंदर आए, अनन्या अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते ही बोले, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। रोहित ने अनन्या को समझाने की कोशिश की, पर आपने ही तो। दीजिए दमाजी, आप रहने दीजिए। अगर आप रहने की बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यह अचानक? सुनीता जी पूछी। हैरान परेशान सी सुनीता जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसे के लिए आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समझ जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। सुनीता जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी, और वो ठीक ही समझ भी नहीं रही थी। वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ
बहुत अच्छा चल रहा था। हमने कभी भी अनन्या को पैसे देने से इनकार नहीं किया, लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते अनन्या को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी वक्त ऊपर नीचे चलता है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होते हैं? क्या आपकी दवाइयाँ में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए ही हुई है। उसकी इच्छाओं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रोहित ने जब देखा कि उसकी सास समझने का तैयार नहीं है, तो उसने सुनीता जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। अनन्या अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई और रोहित ने भी अनन्या को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहित, तुम ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बेटा? उसकी माँ पूछा। छोटी छोटी बातों को रबर की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी। मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला है। रोहित जानता था कि अनन्या की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई है, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरा नहीं की गई। उसके पिता अक्सर ही बीमार ही रहते हैं, इसलिए उसकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है जितने अनन्या आए दिन पैसे मांगती है। अनन्या एक मध्य गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे रोहित के पिता ने रोहित के लिए पसंद किया था। रोहित लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर अनन्या का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी और जाती थी। इधर अनन्या मायके आ गए। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझने की कोशिश की तो उनकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसके दिन भर कमरे में वो आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। उसे वो पसंद नहीं आया। यह क्या बना दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। अनन्या अपनी मम्मी से बोली। उसकी भाभी ने ऐसी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्जा खाना चाहती है तो खाने दो। अनन्या का मूड होता तो काम करती, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपने भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कुढ़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो कि ननद भी घर पे आकर बैठ गई, ऊपर से नित्य खर्च करती रहती। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्य परिवार की एक सीमा होती है खर्च करने की। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय के साथ ही पी रहे थे। इतने में अनन्या भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज 5,000 रुपये दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, 5,000? वो भी पार्लर की है? ननद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख के गई हो आप, जो अपने जब मांग कर निकाल कर दे हो? भाभी तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। अनन्या थोड़ी बिगड़ते हुए बोली। अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इस घर में रहती है और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई है कि यह आपका मायका मध्य वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाएं पे भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वो हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस आप तो कुछ बोले ही जा रही हो, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। अनन्या ने जब आवाज तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भूलो मत कि तुम्हारा मायका मध्य वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना,
उससे तो लगता है कि गलती रोहित की ही नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बात उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे हो? अनन्या की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे बेटे के खर्चे देखे हैं तुमने? ये भूल गई कि किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है और इसके उल जलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय इसे बुरे दौर में उसका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गवार थोड़ी ना है। चाहती तो अपने पति का साथ बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इसमें तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चे को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते हैं, उसके पापा बोले। आखिर अनन्या के पापा के आगे उसकी मम्मी की कुछ न कह पाई और उन्होंने अनन्या को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर अनन्या को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति ही उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वो अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो सुनीता जी से पूछना पसंद करती थी और उसे अब पछतावा हो गया था। यह कहानी आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।